Hello aspirants, welcome to brainstorming session dated 17 जुलाई। इससे पहले हमने दो सेशन किए। देखिए मेंस 450 प्लस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इन दोनों में फर्क ये है कि मेंस 450 प्लस में आपको पूरा कंप्लीट नोट मिलते हैं एक टॉपिक पर। ठीक है, हम उसको 360 डिग्री कवरेज समझते हैं। उसमें पहले जो हो चुका है वो भी प्रेजेंट में उसमें क्या मेजर्स चल रहे हैं और आगे हमें क्या करने की जरूरत है, फ्यूचर लुकिंग। जबकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मोटिव ये है कि आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री टाइप की चीजें दी जाती हैं एंड मोस्टली कोशिश की जाती है कि आप खुद उनको कनेक्ट करना सीखें चीजों को। क्योंकि हम इंडो नेपाल चाहे जितना भी पढ़ लें डिटेल में, जब तक हमारे पास उसमें करंट हैपनिंग से चीजें नहीं ऐड करेंगे हम अपने आंसर में, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखेगी कि हमें पुराना भी पता है और जो करंट हो रहा है वो भी। यू कैन से कि ये डेली न्यूज आर्टिकल से जो हमारे फॉर्डर पॉइंट्स निकल के आते हैं उन्हीं का एक असेंबलेज होता है। एंड मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि मैं आपको एंगल बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको किस किस डायमेंशन पर सोचना है। अल्टीमेटली वो आपको खुद सोचना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो में डिस्कशन करते हैं, फिर आप उसमें देख सकते हो कि आप क्या मिस कर गए। ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चलेगा अगले 4-5 महीने तक। उसके बाद फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे टुवर्ड्स आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। अब आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के लिए तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पोस्ट कर दूं, आप लिखना शुरू कर दें, वो भी किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि अभी आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। पॉसिबल ही नहीं है वो होना। जब तक आपके पास मेंस 450 प्लस के थ्रू 360 डिग्री कवरेज नहीं होगा, टॉपिक का कंटेंट नहीं होगा, और जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग से मिलने वाले डे टू डे न्यूज़पेपर से आने वाले न्यू पॉइंट्स को वहां पर कोट नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, रही बात आंसर राइटिंग के फॉर्मेट की, अप्रोच की, तो वो हम लोग आंसर राइटिंग सेशन के टाइम पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये अक्टूबर नवंबर के अराउंड हम लोग शुरू कर देंगे आंसर राइटिंग, और दोनों तरीके से करेंगे हम। स्टैटिक सिलेबस भी जो है उसकी भी आंसर राइटिंग प्लस करंट की भी। ओके, और अक्टूबर नवंबर से ही आपके स्टैटिक सिलेबस का भी रिवीजन शुरू हो जाएगा। ये सब हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसी में आता है, विच कम्स एट जस्ट 6,000 रुपीज। ओके, फॉर इट वैलिड फॉर 18 months. That hardly cost you 400 rupees per month, but in that you will get everything other than your essay and ethics, और बाकी आपका जो ऑप्शनल है वो अलग है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं नेपाल के बारे में। यहाँ पर हमें मोस्टली तीन चीजों पर फोकस करना है कि आखिर ये स्ट्रेन क्यों आए हुए हैं, व्हाट आर द रीसेंट इश्यूज जिनकी वजह से स्ट्रेन आए हुए हैं, एंड इसके इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, और इसके लिए फाइनली हमें क्या मेजर लेने की जरूरत है। ओके, तो ये आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल था। और क्योंकि अभी तक नेपाल में पिछले 16 ईयर्स में, जब से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है, 13 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं वहां पर। ठीक है, तो ये दिखाता है कि नेपाल में प्रॉब्लम बहुत है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है वहां पे अभी भी। तो पहला स्ट्रेन कब आया? पहला स्ट्रेन आया था 2015 में, जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे कि आप इन अमेंडमेंट्स को कीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट नेपाल ने उनको साइड में रख के दरकिनार करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर लिया था। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गलती इंडिया की थी, क्योंकि नेपाल एज अ सॉवरेन कंट्री उसके पास पूरा राइट है कि वो इंटरनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसा चाहे वैसा इनेक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे प्लेन एरियाज, नेपाल के प्लेन एरियाज में जो हमारे यूपी बिहार की पॉपुलेशन से जुड़े हुए एथनिक टाइज वाले लोग हैं, उनके कंसर्न्स को रेज करते हुए कि आपने जो डिमार्केशन किया है अपने यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से किया है कि इनके पास कभी भी मेजोरिटी पॉलिटिकल पावर नहीं आ पाएगी। तो इस चीज को करते हुए हमने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे जो नेपाल ने रिजेक्ट कर दिए थे, और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट कर दिया था। तो इंडिया को वो ठीक नहीं लगा था, और रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया था कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया था बॉर्डर पर। और इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से अब नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। पूरा उसका जो ट्रेड है, उसकी जो इसेंशियल आइटम्स भी हैं लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सब इंडिया से जाता था। राइट, तो उसी वजह से फिर नेपाल में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा। उस टाइम लोग परेशान हुए अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी, और इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से इंडिया की जो इमेज थी, इंडिया की इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट हुई थी। ठीक है, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट काफी अफेक्ट हुई थी। कई लोगों ने, काफी यहाँ की पब्लिक के बीच में भी, इनफैक्ट पब्लिक के माइंड में भी काफी ज्यादा एंटी इंडियन फीलिंग्स जनरेट हो गई थी। ठीक है, दूसरी तरफ वहां की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है कि कभी कोई पावर में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। और वहां पर एक और पावरफुल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और उसको चाइना हमेशा पैम्पर करता रहता है। वो ये चाहता है कि नेपाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो। ओके, नेक्स्ट इज टिल्ट टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, ये टिल्ट टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि एक तो आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि वहां पर जब भी कोई पार्टी पावर में आती है तो वो हमेशा गठबंधन के साथ ही आ रही है, कोलिशन। स्टेट पावर किसी पार्टी को वहां पर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। उसके अलावा जब इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया तो इन्होंने जाकर चाइना के साथ 10 एमओयूज भी साइन किए। गोल क्या था उसका? उसका गोल था इनका कि इनको ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना है अपना, क्योंकि अभी इनकी पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इंडिया पर ही डिपेंड है। इनके लोग आते हैं, जॉब करते हैं, इंडिया में रेमिटेंस फ्लो होता है। ये लोग हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, कभी इंडियन इन्वेस्टमेंट से, कभी चाइनीज इन्वेस्टमेंट की मदद से, और फिर वो पावर इंडिया को सेल करते हैं, तो इससे भी इनकी इनकम होती है। इसके अलावा काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट आता है, इंडिया यहाँ का सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है नेपाल के लिए। सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है इंडिया नेपाल का, ठीक है। तो ये जो ट्रेड डिपेंडेंसी है पूरी तरीके से इंडिया पर, इसको ये थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते थे। नेक्स्ट इज सेंटिमेंटल इशू। अब ये कुछ क्या होता है कि देखिए, जैसे बांग्लादेश में है कि शेख हसीना इंडिया की क्लोज मानी जाती है, तो अपोजिशन पार्टी वाले क्या करते हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वो एंटी इंडिया स्टांस लेना शुरू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर होता है नेपाल में। कई बार इनको लगता है कि हमें हाईलाइट होने के लिए, हमारी पार्टी को हाईलाइट करने के लिए हमें कुछ एंटी इंडिया स्टांस लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी में इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर थे, केपी शर्मा ओली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि अयोध्या अयोध्या वॉज पार्ट ऑफ नेपाल। ओके, तो ये अपने आप को बेवजह असर्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हिस्टोरिकली अयोध्या जो है वो नेपाल में लोकेटेड था, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडिया के नेशनल मोटो को। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पर सब कुछ सेटल था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को जबरदस्ती क्रिएट किया नेपाल ने, ठीक है। 3 एरियाज हैं, लिम्पीदुरिया, लिपू लेक, काला पानी। एंड इनफैक्ट यहाँ पर बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, उसका भी कुछ एरिया ये क्लेम करते हैं कि ये भी नेपाल का पार्ट है। तो इन लोगों ने बेवजह एक बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ क्रिएट किया, तो ये भी इंडिया को पसंद नहीं आया। क्योंकि तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन वजह से पिछले कुछ सालों में हम दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेन देखने को मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके। तो फर्स्ट, रेमिटेंसेस पर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के लोग ही इंडिया में आ रहे हैं वर्क करने, ठीक है। नेपाली इंडिया में आते हैं वर्क करने, पढ़ाई करने। इनफैक्ट आप जानते हैं कि आर्मी में भी काफी सारे गोरखा रेजिमेंट्स के रेजिमेंट्स, पूरी आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट है वो इन्हीं से बनी हुई है, नेपाली गोरखा से। अब यहाँ पर इनका ये हुआ कि इनके पास एक जो जॉब का एक अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, वो भी अग्निवीर आने के बाद खत्म हो गया। अग्निवीर में क्या है कि आपको 4 साल की सर्विस की दी जाएगी, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ की जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी 2 कंसर्न है। पहला कि एक तो हमारे लोग उसके बाद अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई ज्यादा सोर्सेज नहीं है फॉर एम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड कि ये लोग जो आएंगे ये वेल ट्रेन्ड होंगे, ठीक है, सर्विस देकर आएंगे। तो हो सकता है कि कल को इनको मिसयूज किया जाए बाय द नक्सल्स और इवन बाय द कम्युनिस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये इनका एक कंसर्न है कि इनको पूरे वेपन्स का नॉलेज होगा, ट्रेनिंग होगी, तो इनको मिसयूज किया जा सकता है। तो इससे तो हमारी कंट्री में और कल को एनआरकी बढ़ सकती है, राइट। तो इसने हमारे, अब मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ऐड नहीं किया, बट आप इसको कर लीजिए कि यहाँ पर हमसे ये भी गलती हुई है कि हमने जो डिफेंस रिलेशन थे हमारे, ठीक है, उसको भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है। और डिफेंस की बात आई है, तो डिफेंस में आपको पता होगा हम लोग इनके साथ कौन सी पार्टनरशिप करते हैं। हम लोग इनके साथ एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण, ठीक है। तो एक तो ये अग्निवीर इरिटेंट हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका एक इकोनॉमी को सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा कि वहां के लोगों के पास जॉब के ऑप्शंस कम हो गए हैं। नेक्स्ट है रेमिटेंसेज। तो नेपाल वाले भी इंडिया में आते हैं काम करने, अलग अलग तरह के, और इंडियंस भी काफी सारे नेपाल जाते हैं। यूपी बिहार के जो लोग हैं वो काफी सारे हैं जो नेपाल में एंगेज हैं। हमारे जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जाते हैं एफटीआई के फॉर्म में, वहां पर क्या करती है, यहाँ की जो कंपनीज होती है इन्वेस्ट करती है और फिर यहीं से वर्कर भेजती है, ठीक है। सुपरवाइजर के रोल के लिए भेज दो या मैनेजर के रोल के लिए भेजो, बट इंडियन से जाते हैं। तो रेमिटेंस का जो फ्लो है वो बायलेटरल है, दोनों तरफ से फ्लो होता है, तो ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा। अब यूपी बिहार से क्या जाते हैं, लो स्किल्ड वर्कर्स जा रहे हैं जैसे आपके, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इंडिया के, वो भी इससे इम्पैक्ट हुए हैं, उनको भी वहां पे काम मिलना कम हो गया है। नेक्स्ट इज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पे तो पड़ेगा ही इनके, क्योंकि नेपाल क्या कोशिश कर रहा था कि वो न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट ऑप्शंस डेवलप कर पाए, न्यू ट्रेड एंड ट्रांजिट ऑप्शन वाया चाइना। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना की सी कोस्ट बहुत ज्यादा दूर है आपसे। इतना लंबा अगर आप ट्रेवल होकर के आओगे तो आप वैसे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कुछ नहीं करना चाह रहा है कि सिर्फ ट्रेड पर 100% ऑलमोस्ट, जैसे पेट्रोल एंड डीजल है,
ठीक है, इसके लिए वो पूरा 100% किस पर डिपेंडेंट है, इंडिया पर। तो इसलिए वो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी इस तरह के इकोनॉमिक ब्लॉकेट दोबारा लगाता है तो एटलीस्ट चाइना उसको ये बेसिक नीड्स फुलफिल करवा देगा। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर एग्रीमेंट। अभी जितने भी हाइड्रो पावर एग्रीमेंट्स है ये काफी हद तक इंडिया के फेवर में ही है, इंडिया के फेवर में। अब ऐसा है कि चाइना वाले भी जो हैं ये काफी सारा मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेपाल की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, इस तरह की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इंडिया जनरली फेवर करता है ये प्रचंडा को, प्रचंडा इसका पूरा नाम है पुष्पा कुमार दहल, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आपका जो है कि वहां की पॉलिटिक्स में इंटरनल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया। इससे फिर वही इमेज बन रही है कि इंडिया जो है वो डोमिनेंट है, नेपाल को सब सर्वियंट समझा जा रहा है, फिर वो एंटी इंडियन फीलिंग जनरेट हो रही है। एक तो यहाँ पे इतने प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं कि समझ नहीं आता किसको गुड बुक्स में समझे और किसको नहीं। नेक्स्ट इज हिंदुत्व इन्फ्लुएंस। तो ये जो हमारे प्लेन वाले जो एरियाज थे, ठीक है, जो नेपाल बिहार की बॉर्डर से लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये लोग ज्यादातर अपने आप को हिंदुत्व आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, जबकि नेपालिस्ट चाहते हैं कि हमारी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी समझी जाए, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डेवलप हो, ठीक है। लेकिन ये प्लेन वाले एरियाज को थोड़ा सा इसमें हमेशा से ये लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदुत्व वाला एंगल भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गए कुछ सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इस चीज के। मेजर हम लोग क्या ले सकते हैं, फर्स्ट इज तो कि पहले एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट बेवजह बनाया गया है, बट उसको हम लोग बायलैटरल डिस्कशन और डिबेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बट रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी, इंडिया का नेपाल में इंटरफेरेंस करना इंटरनल मैटर्स में वो गलत था, ठीक है। जो हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया इन रिएक्शन टू नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलती थी इंडिया की, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारी जो पंचशील डॉक्ट्रिन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले नेपाल की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना सीखें। सेकंड इज कि थोड़ा सा पॉलिसी करेक्शन की जरूरत है। अब जैसे हमने इस बार देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इलेक्शन जीते और सबसे पहली विजिट इन्होंने कहाँ की, रशिया में। जबकि हमेशा से नॉर्म्स क्या रहे हैं कि हमेशा जो पहली विजिट होती थी एक न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, वो हमेशा नेबरहुड में होती थी। तो हमें थोड़ा सा फिर से कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है एंड अपनी जो नेबरहुड है उस नेबरहुड पॉलिसी को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, अपने जो छोटे नेबर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कि जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है हमारा अपने नेबरहुड में एटलीस्ट, ये हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज कि हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं इन लोगों को, कंसेशन पे लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट मैसिव कर रहे हैं यहाँ पे, दैट डजंट मीन कि हम लोग इस तरीके से डोमिनेंट एटीट्यूड रखें और उनको सबसर्विएंट फील कराएं, राइट। तो हमें उनको ये एहसास कराना होगा दैट यस वी म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओके। एंड मोस्टली इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, हमें ये दिखाना होगा, ऐसा नहीं गिवर टेकर वाली रिलेशनशिप, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ। रिलीज ऑफ ईपीजी रिपोर्ट। अब ये जो ईपीजी रिपोर्ट थी ना, ये इसका पूरा नाम था एमिनेंट पर्सन ग्रुप। तो यहाँ पर एक बनाया गया था इंडिया नेपाल एमिनेंट पर्सन ग्रुप, उसमें इन्होंने काफी सारे मेजर्स दिए थे कि इंडिया नेपाल अपनी रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं, क्या इनकी बीच जो क्या क्या इरिटेंट्स है और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट को कभी रिलीज नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको रिपोर्ट को रिलीज किया जाए और इसकी जो भी रिकमेंडेशन है उनको पब्लिक किया जाए और अगर हो सकता है तो उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, राइट। नेक्स्ट इज डायलॉग एट बायलैटरल इश्यूज। तो ये जो भी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, इनको ज्यादा हवा देने की बजाय अगर हम बायलैटरल डिस्कशन में इनको डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा होगा। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो लोग जनरली इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट देते रहते हैं ताकि उनके लोग उनकी फॉलोइंग समझें और सोचें कि चलिए एक पावरफुल लीडर आया नेपाल में। तो उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये म्यूचुअली बायलैटरली बैठ के सॉल्व करना चाहिए और बोलना चाहिए कि दोनों तरफ के जो नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने आप पे रिस्ट्रेन रखना चाहिए कि इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिकली ना दिए जाएं। नेक्स्ट इज हमें रीजनल कॉपरेशन को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। जैसे जो हमारे रीजनल कॉपरेशन थे जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, बिम्स्टेक इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, सार्क जो कि ऑलमोस्ट डोरमेंट हो चुका है। जब तक हम इन रीजनल फोरम्स को फिर से रिवाइव नहीं करेंगे तब तक ये बायलैटरल इश्यूज तरह के बनते रहेंगे। क्योंकि देखिए यूरोप आज अगर पीसफुली रह पा रहा है बिना किसी इश्यूज के, तो वो इसलिए क्योंकि उसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा किया है अपना, और एक दूसरे पे इकोनॉमिकली इतना डिपेंडेंट है वो लोग कि वो लड़ सकते ही नहीं, वो चाह के भी नहीं लड़ सकते। इस तरीका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। फ्री मूवमेंट चलती है उनकी, आप कार उठाइए जर्मनी से फ्रांस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह नेपाल इंडिया का भी ऐसा ही ओपन बॉर्डर है, आप बाइक उठाइए आप इधर से उधर जा सकते हो, बिल्कुल ओपन बॉर्डर है, राइट। तो ये हमें अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और एक और इनिशिएटिव हुआ करता था BBIN, ठीक है, ये कॉरिडोर हम लोग बना रहे थे, इसको भी फास्टन करने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ज्यादा हो सके पूरे रीजन लेवल पर। नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग द रिलेशंस।
तो यहाँ पर हमारे जो भी इश्यूज हैं इनके, तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर नेपाल को डिससेटिस्फैक्शन क्यों है। ये नहीं कि हम लोग इसके जो भी कंसर्न है जेन्युइन उनको बस साइडलाइन कर दें और सब सर्विएंट एंड डोमिनेंट टाइप की पोजीशन शो करें। अब देखिए इनके कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है विद रिस्पेक्ट टू अग्निवीर। उनका यही कहना था कि हमारे आज 32,000 सोल्जर्स उनके नेपाल के गुरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या नेपाल को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी क्या इंडियन गवर्नमेंट को कि हम इस तरह की एक स्कीम लाना चाह रहे हैं अग्निवीर? ठीक है, नेपाल को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तो उनका भी जेन्युइन कंसर्न था अग्निवीर को लेकर, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। हमें सामने वाले को ये शो कराना चाहिए कि आपको हम स्पेस दे रहे हैं दैट यू कैन असर्ट योर सेल्फ, या यू कैन असर्ट योर वॉइस मोर कॉन्फिडेंटली। अगर आपको कुछ जेन्युइन लग रहा है तो हम उसको स्पेस दें कि आप अपनी वॉइस को या आपकी जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको असर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खुल के आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई डोमिनेंट हैं या आपके ऊपर हम हावी हो रहे हैं, राइट? तो हमें वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो जनरेट करनी चाहिए नेपाल की नजरों में, तब जाकर वो कॉन्फिडेंटली अपनी वॉइस को असर्ट कर पाएगा कि आप अग्निवीर जैसी चीज लाएं, इससे हमारे लोगों पर बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। सिमिलरली एक और गलती हमने की थी, डीमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ था कि नेपाली लोगों को अलाउ होता है कि आप 25,000 रुपीज तक होल्ड कर सकते हो इंडियन करेंसी में। ठीक है, अब हमने तो ओवरनाइट डिमोनेटाइजेशन कर लिया। पूरी नेपाली इकोनॉमी में करीब करीब 500 करोड़ रुपए तक, ठीक है, 500 करोड़ इंडियन रुपीज पब्लिक होल्डिंग में थे, यानी पब्लिक के पास थे। ठीक है, अब ये सारे रुपीज क्या हो गए एकदम से खराब। और सर नेपाल ने अपने कुछ कंसर्न रेज भी किए थे, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल उसको निग्लेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज कॉर्डियलिटी वर्सेस स्केप्टिसिज्म। तो यहाँ पर भले ही चाहे एक फ्रेंडली इमेज दिखती है दोनों कंट्रीज के बीच में, बट जरूरत है हमें कि हम ये जो स्केप्टिसिज्म जनरेट हुआ है नेपाल के माइंड में उसको एड्रेस करें। ठीक है, तब जाकर ये रिश्ते फिर से सुधर पाएंगे। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे ये तीनों एंगल से समझ लिया ये टॉपिक। अगले टॉपिक पर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। आज ही की न्यूज़पेपर का है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया था विद रिस्पेक्ट टू ये सिटीजनशिप केस। अब ये पहले कंटेक्स्ट समझते हैं कि आगे था क्या। एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद रहीम अली। अब इसकी स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत कुछ माइनर सा मिस्टेक रहा होगा, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन हो जाता है वो। तो आप अगर अपने भी सर्टिफिकेट वगैरह कभी उठा के देखेंगे तो कहीं फादर की स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी या मदर की उसमें हो सकती है, तो ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये केस फाइल किया गया था 2004 में, ठीक है, जहां पर ये बोला गया कि इस आदमी ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया है और फॉरेन ट्रिब्यूनल जो था उसने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि आप तो एक फॉरेनर हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इलीगली हमारी कंट्री में एंटर हुए होंगे। और वर्स्ट चीज इज कि हाई कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड किया कि यस आप तो बिल्कुल एक फॉरेनर हैं। हालांकि फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप हर किसी इंसान को उठा लोगे और कहोगे कि तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं तो फॉरेनर है। एटलीस्ट जो स्टेट है उसके पास भी तो कुछ वैलिड एविडेंस होना चाहिए ना, उसके पास कोई वैलिड ग्राउंड तो होना चाहिए कि सामने वाले को आप बोल रहे हो कि चलिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए या आपके इसमें ये प्रॉब्लम है तो हम आपको फॉरेनर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट के पास एक साउंड बेसिस होना चाहिए। ठीक है, इस आदमी को कह दिया गया है कि आप तो 25 मार्च जो कि कट ऑफ डेट रखी गई थी 1971 असम अकॉर्ड में, कि आप इसके बाद एंटर किए हैं हमारे इंडिया में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो जजमेंट दिया है, जो आउटकम निकल के आया इस जजमेंट से, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आया है। तो देखिए पहली बात तो कि हमारे पास एक फॉरेनर्स एक्ट है जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946, और इसी के अंडर में ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो इस फॉरेनर एक्ट 1946 का सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये प्रूफ करना कि मैं हिंदुस्तान का ही नागरिक हूं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपने डाल दिया है अक्यूजर पे। ठीक है, अक्यूज पे, ठीक है, यानी कि जिस आदमी पे हमने एलिगेशंस लगाए उसी को ये प्रूफ करना होगा कि नहीं नहीं मैं फॉरेनर नहीं हूं, मैं यहीं का सिटीजन हूं। राइट, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, क्या ये अथॉरिटीज को ये पावर देता है कि आप रैंडमली किसी को भी सस्पेक्ट कर सकेंगे? ठीक है, आप रैंडमली किसी को भी सस्पेक्ट करेंगे और उससे कहेंगे लाइए डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमें आप पे डाउट है। ठीक है, तो अब क्या अथॉरिटीज के पास कोई एविडेंस है इसके रिस्पेक्ट में कि वो क्यों उसको ये क्वेश्चन कर रहे हैं? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पर है तो आप किसी को भी उठा के ले आओगे और कहोगे कि चलिए दिखाइए डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस है क्या उसके रिस्पेक्ट में? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, याद ही रखिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर ही रहेगा अभी भी, बट एटलीस्ट स्टेट के पास भी कुछ तो होना चाहिए ना, स्टेट्स की भी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी को क्लैरिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करते हुए कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर है, वो मान लिया, बट फर्स्ट फर्स्ट स्टेट मस्ट प्रोवाइड सम एविडेंस फॉर द एलिगेशंस।
एटलीस्ट स्टेट कुछ तो एविडेंस प्रोवाइड करे कि इस आदमी पर ये एलिगेशंस क्यों लगे। विदाउट एनी सफिशिएंट मटेरियल फ्रॉम द स्टेट अगर आप इस तरह की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते तो ये तो एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट है उस आदमी के खिलाफ के लिए, ठीक है। एटलीस्ट आप एक प्रॉपर एविडेंस दिखाइए कि ये एलिगेशंस आपने इस इंसान पर क्यों लगाए। ठीक है। अब ये इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है सर्टिफिकेट से माइनर स्पेलिंग वेरिएशंस हो जाना, जैसे एमपी में कास्ट होती है कुर्मी, ठीक है, बिहार में भी ये काम, और कई ऐसे ही कास्ट मतलब सेम कास्ट के लोग ही अपनी कास्ट को एक अलग थोड़ा सा स्पेलिंग से एड्रेस करते हैं, वो कुर्मी लिख देते हैं, आर की जगह डी आ जाता है, ठीक है, बट है एक ही दोनों, राइट। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। नेक्स्ट इज प्रूफ स्टैंडर्ड्स इन दी कोर्ट केसेस। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया अपने 2020 के जजमेंट को, जहां पर उसने कहा था कि देखिए भले ही आप जो प्रूफ का बर्डन है वो अक्यूज पर डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट वो फर्स्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करे, वो कुछ तो एविडेंस प्रोवाइड करे कि हमने इस आदमी पर ये एक्यूजेशन क्यों लगाए, ठीक है। ये 25 में इसके पास एक केस आया था, मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट, मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट। उस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो दिस this reverse burden of proof, but still the prosecution must first fulfill its initial obligation। स्टेट का भी यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशन है, वो उसको भी तो फुलफिल करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स पे, के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये क्या है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, क्यों स्टैब्लिश किए गए। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये स्टैब्लिश किए गए थे अंडर कॉलोनियल लॉ, ठीक है, 1946 में, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। एंड वर्स्ट थिंग इज कि ये पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू स्टैब्लिश नहीं किए गए थे। इट वाज नॉट स्टैब्लिश विद बाय लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूशन, बट होम मिनिस्ट्री ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था और इसको स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है, और 1964 में, ठीक है, अंडर दिस कॉलोनियल लॉ ओनली द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट, सॉरी द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर में, ठीक है, फॉरेनर्स एक्ट नाम है इसका, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है, इसी के अंडर में 1964 में ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर लिए गए। जबकि हमारे यहाँ जो ट्रिब्यूनल्स हैं जनरली वो किसके अंडर में स्टैब्लिश किए हैं, आपने पॉलिटी अब तक पढ़ी होगी, उसमें आपको पता है आर्टिकल 323 बी, ठीक है, उसके अंडर में स्टैब्लिश किए जाते हैं। बट ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है ये एक कॉलोनियल लॉ के अंडर स्टैब्लिश किया गया अंडर द एक्ट ऑफ 1946 बाय होम मिनिस्ट्री थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1964, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, क्या इसकी लेजिटिमेसी है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंडर आर्टिकल 323 बी ये प्रोविजन रखे गए हैं कि हमारा पार्लियामेंट चाहे तो स्टैब्लिश कर सकता है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, तो वो प्रॉपर लॉ के थ्रू होगा, वो पार्लियामेंट से लेजिस्लेचर से एक अप्रोप्रिएट लॉ बनने के बाद स्टैब्लिश होगा। बट यहाँ पर तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसकी लेजिटिमेसी पे ही आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन। अभी जो एनआरसी वगैरह जो कंडक्ट की गई थी उसमें करीब करीब 19 लाख लोग ऐसे निकल के आए कि ये सब वो है फॉरेनर्स है, इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जब इनको नोटिस जारी कर भी दिया गया इस तरह का कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अगेन ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही कर दिया गया, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि आप तो फॉरेनर्स हैं ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि सीधे सीधे सारे केसेस फॉरेन इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में चले गए और बस वहां पे ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द एक्विजिशन। अब अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देखेंगे 1964 का, तो ये क्या करते हैं कि ये लोग आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कि आखिर क्या ग्राउंड्स हैं जिन पर आपको एक्विजिशन लगाए गए हैं, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है वो खुद को डिफेंड करने भी चाहे अगर, तो वो किस बेसिस पर करे जब तक उसको यही ना पता हो एग्जैक्टली कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस फ्रेम किए गए, किस बेसिस पर लगाए गए, ठीक है। तो ये इश्यूज है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के साथ। पहला तो इसकी लेजिटिमेसी को ही लेकर है, दूसरा कि प्रॉपर इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं फ्रेम किए गए, कुछ बताया नहीं गया है और फॉरेन ट्रिब्यूनल में उसके अगेंस्ट केस आ गया सीधे। अब वो ट्रिब्यूनल में जाके अगर खुद को डिफेंड भी करना चाहे तो कैसे करे जब तक उसको एग्जैक्टली ना पता हो कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस फ्रेम किए गए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो कहा है कि स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो एविडेंस तो प्रूव करे, वो कुछ एविडेंस तो रखे कि किस बेसिस पर आपने इसको अक्यूज बनाया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट फायदा इसका क्या होगा, इट विल ईज दी वरीज, स्पेशली वो लोग जिनकी एक माइनर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ रह गई है, इस तरह की चीजों को ठीक करेगा। जैसे देयर इज वन ऑफ माय कजिन,
जिसके फादर का सरनेम है गौर, लेकिन बेटे ने लगा लिया पटेल। ओके, तो वो दादाजी लगाते थे उसके, तो वट एवर रीजन, तो वो पटेल गौर सेम है, बट अगेन फादर का सरनेम नाम के साथ जुड़ा हुआ है गौर, एंड लड़के के साथ जुड़ा है पटेल। तो अब इस तरह के अगर कुछ केसेस आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के या डेलिबरेटली किसी वजह से किया गया हो, तो एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए एक रिलीफ बन के आएगी ये जजमेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उन पर जो केसेस चल रहे हैं एक्स पार्टी केसेस। अब एक्स पार्टी केसेस क्या होते हैं? ये वो होते हैं जहां पर दोनों पार्टी प्रेजेंट ही नहीं है, वन पार्टी इज एब्सेंट, ठीक, और उसके एब्सेंस में ही फाइनल उसके केस का जजमेंट दे दिया गया। ठीक है, उनको कहते हैं एक्स पार्टी केसेस। तो एटलीस्ट इस तरह के लोगों के लिए ये एक रिलीफ बनकर आएगा। ठीक है, ये सब आपको सिर्फ ऑर्डर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो आप अलग अलग आंसर्स में ऐड करोगे, बाकी जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तब भी जानेंगे, और मेंस 450 प्लस में तो हम लोग हर टॉपिक को थॉरोली देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस फॉर वुमेन। ठीक है, ये द हिंदू का आर्टिकल था, उस टाइम मैंने कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सब चीजें अगर हम न्यूज़पेपर के साथ डिस्कस करने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ऑलरेडी वो 1 आवर तक का डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि हम दो न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। ठीक है, तो वहां पर हम मोस्टली वो न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद जो उनका थोड़ा सा जो काम के पॉइंट्स निकलते हैं वो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में ले आते हैं। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अर्बन फ्लडिंग, इंडो रशिया रिलेशन में जितने डेवलपमेंट्स थे सब एक ही जगह समझ लिए, न्यू लेबर कोड ऑफ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने जा रही है, हमने वो एक्जैक्टली समझ लिया। ठीक, तो हमने पिछले कुछ दिनों में अभी 450 प्लस में 3 इंपॉर्टेंट सेशंस किए जो न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड थे। फर्स्ट वॉज अर्बन फ्लडिंग था, ये उसको हमने डिटेल में जान लिया। सेकंड वाज इंडो रशिया रिलेशंस का, ये भी क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा था। और थर्ड था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो न्यू कोड लेकर आए लेबर्स के लिए उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने ये तीनों टॉपिक बहुत डिटेल में मेंस 450 प्लस में कर लिए थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर है कि हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट है, एक्सट्रीम हीट विमेन को ज्यादा परेशान करती है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं फर्स्ट, कि आखिर क्या चैलेंजेस हैं विमेन के लिए इस हीट की वजह से। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये बनता है कि नॉट जस्ट फॉर विमेन, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर तो इम्पैक्ट करेगा ही, बट ये ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे विमेन जो है, जो पुअर है थोड़ी सी विलेज एरियाज में, वो कहाँ वर्क करने जा रही है? मनरेगा में। अब अगर एक्सट्रीम लेवल की हीट है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वर्क अफेक्ट होगा, कि किस दिन नहीं जा रहे हैं या काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर अगर जा भी रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी पूरी जो हेल्थ है, हाइड्रेशन एंड ऑल, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर पे ज्यादा हीट वेव आती है तो हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये प्रोडक्टिविटी कम होती है। एग्जाम्पल देखा गया, जब पंजाब में हीट वेव्स आई थी तब आपका जो वीट का प्रोडक्शन था उसमें 20% का डिक्लाइन देखने को मिला। अब ये जो 20% का डिक्लाइन देखने को मिला, तो अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट करेगा? ये हमारी फूड सिक्योरिटी का इंपैक्ट करेगा, राइट? फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट करेगा। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ऑलरेडी जो वुमेन है हमारे यहाँ पर, वो जितनी जरूरत है उनको डाइट की उससे कम लेती हैं। ठीक है, वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स वगैरह हैं कि पहले हस्बैंड और बच्चे खा लें घर में, उसके बाद जितना बच जाएगा उसमें वुमेन एडजस्ट कर लेती है। एटलीस्ट थोड़ा सा वीकर सेक्शन की फैमिलीज में तो यही नॉर्म्स है। ठीक है, तो ये वीट सिक्योरिटी अल्टीमेटली फिर वो वुमेन की न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, और अगर वो भी यंग वुमेन है तो उसके होने वाले चाइल्ड की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। फिर हमारे यहाँ वो सारे केस निकल के आ जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन, एनेमिक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस फॉर वुमेन में। सेकंड इज रूरल वुमेन एंड हीट स्ट्रेस। अब रूरल वुमेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाहे कितनी भी उज्ज्वला योजना चला लो, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर चूल्हे पर खाना बन रहा है, अभी भी बायोमास के थ्रू खाना बनता है, क्योंकि सिलेंडर के रेट बहुत ज्यादा है। और सिर्फ विलेजेस में, आप थोड़ा सा स्मॉल टाउन में चले जाएंगे ना अगर, तो आप देखेंगे कि जैसे त्योहार के टाइम पर कुछ ऐसी चीज बनानी, जैसे मावा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत देर तक आपको हीट करना होता है इन चीजों को। ठीक है, कई चीजों को, तो इस तरह की जिनमें ज्यादा फ्यूल और ज्यादा देर तक करना होता है, तो वो वुमेन जो है वो उसको फिर वहीं पे बायोमास बर्निंग के थ्रू ही करना पसंद करती है, चूल्हे पे ही वर्क करना पसंद करती है, राइट? तो ये बायोमास, उसके बाद फिर और ज्यादा पुअर अगर वुमेन की हम देखेंगे तो फिर वो वुड कलेक्शन वगैरह के लिए जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका लेबर लॉस होगा यहाँ पर पूरा। ओके, फिर लैक ऑफ कूलिंग। तो अब अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखेंगे तो क्या वहां पर कूलिंग की कोई फैसिलिटी होती है? नहीं। अब देखिए, डोंट टेक इट अगेन, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट वुमेन की बॉडी में फैट ज्यादा होता है, नेचुरली वो होता है। ठीक है, इस वजह से इनकी बॉडी को ज्यादा हाइड्रेशन की भी जरूरत होती है। अगर वहां पर अच्छी कूलिंग फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी हाइड्रेशन फैसिलिटीज नहीं है, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ये काम करती हैं, कहीं पर वाटर स्कैरसिटी है, कहीं पावर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, अभी लखनऊ में देखा हमने बहुत हद से ज्यादा पावर कट हो रहे थे, तो ये चीजें विमेन को ज्यादा इंपैक्ट करती हैं एज कंपेयर टू मैन। नेक्स्ट इज टाइम पॉवर्टी एंड केयर बर्डन।
ठीक है। पहली बात तो कि हीट स्ट्रेस सिर्फ विमेन ही नहीं, किसी की भी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि ये वेस्टर्न में सबसे ज्यादा रिसर्च और ये डेवलपमेंट्स क्यों हुए, क्योंकि जब आपका क्लाइमेट बहुत कूल होता है ना, तो आपका माइंड ज्यादा अलर्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे आप जो जनरली हमारे इक्वेटर के अराउंड की कंट्रीज में देखेंगे कि इस तरह के ज्यादा नॉलेजेबल चीजें ज्यादा नहीं देखी जाती हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है आपको कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल स्टेट पर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी अलर्टनेस पर। ठीक है, इसलिए लोग जो जनरली स्टोरी वगैरह लिखते हैं, नॉवल वगैरह करते हैं, वो थोड़ा सा कूल टाइप के एरियाज में जाना पसंद करते हैं। राइट, क्योंकि अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी है, चिपचिपी हो रही है बॉडी, तो obvious सी बात है कि आप पढ़ाई भी करोगे ना तो भी थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा। राइट, उसके बाद फिर केयर बर्डन रहता है विमेन पर कि एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करके आ रही है गर्मी में, उसके बाद घर आकर भी उसको अपने बच्चों की, अपने परिवार की केयर करनी है। शी नीड टू कुक, शी नीड टू वॉश क्लोथ एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, तो उसकी अल्टीमेटली फिर डबल बर्डन पड़ता है उस पर। नेक्स्ट इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड हाउसिंग। अगर आप गरीब वर्ग के घरों को देखेंगे, जनरली टिन के बने होते हैं या फिर एस्बेस्टोस होते हैं, वो जो आजकल सीमेंट टाइप की चादरें आने लगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनमें हीट और ज्यादा ट्रैप होती है और ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट्स हो जाते हैं, चैलेंजेस हैं विमेन के लिए। नेक्स्ट इज कि उसकी हेल्थ पर इम्प्लीकेशन पड़ता है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। ये साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पे से यहाँ पर मतलब है कि एक को कहते हैं ना, बिहेवियर में इरिटेशन डेवलप होने लगती है। ठीक है? और जिस घर में भी इरिटेशन होगी तो फिर वो झगड़े एंड फैमिली नॉर्म्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। चाइल्ड की मेंटल स्टेट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, इन सब के टाइम पर दिक्कत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में ज्यादा दिक्कतें आती है ऐसे टाइम पर। नेक्स्ट इज हीट रिलेटेड इलनेस। तो आप हीट क्रैम्प्स क्रैम्प्स कह सकते हो, सीवियर हीट स्ट्रोक भी आ सकते हैं, ठीक, या हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो इस तरह के इम्पैक्ट हमें उनकी इलनेस पर दिख सकते हैं। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो देखिए, अगर हद से ज्यादा भी कभी गर्मी होती है ना, तो देयर इज एवरी चांस कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है बच्चे की। राइट, मिसकैरिज हो सकता है या स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, और वैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी काफी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी भी है इंडिया में। ठीक है? तो फिर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेसिक पॉइंट्स हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे वो ग्रीनरी वगैरह इंश्योर की जाए। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क भी कर रहा है लेकिन वहाँ पे आसपास पार्क है, तो एटलीस्ट जब बहुत ज्यादा तेज धूप है तो एटलीस्ट दे कैन टेक सम रेस्ट देयर। ठीक है, वो अपना खाना वहाँ बैठ के खा सकते हैं। पार्क में हमेशा वाटर की फैसिलिटी रखी जाए। ठीक है, तो उससे एटलीस्ट उनकी बॉडी जो है थोड़ी हाइड्रेट रहेगी, रेस्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट इज कि हम लोग डेवलप कर सकते हैं कुछ सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आप दुबई वगैरह में अगर जाएंगे, दुबई तो छोड़िए, चलिए इस बार अगर आप अपने जयपुर में भी देखेंगे ना, तो वहां पर हर ट्रैफिक सिग्नल पर वाटर स्प्रेइंग की फैसिलिटी लगाई गई थी। और कुछ जगहों पर तो ऊपर तरपाल भी लगाई गई थी रोड के अक्रॉस, जहां ताकि गाड़ियों पे धूप कम पड़े। ठीक है, तो क्योंकि ट्रैफिक में रेड लाइट वगैरह पे आप रुकोगे, ऑफकोर्स अब बाइक से हो अगर, तो धूप में ही रुकना पड़ेगा। तो वहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग फैसिलिटी, थोड़ा सा ऊपर से तरपाल लगा दी गई थी सड़कों पर, इस तरह की चीजें की जा रही है। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सस्टेनेबल बनाने के लिए ये है कि जो काम ट्री कर सकते हैं वो तरपाल तो नहीं कर सकती, तो वो हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज फेयर डिवीजन ऑफ केयर वर्क। कि केयर वर्क हमेशा ऐसा नहीं है, अगर दो लोग जॉब कर रहे हैं दोनों, अब जैसे दो मजदूर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जा रहे हैं, मैन भी विमेन भी, तो एटलीस्ट घर आके ये नहीं कि मैन घर पे आया, अपनी दारू की बोतल खोली और शुरू हो गए, और विमेन पे जाओ खाना बनाओ, ये करो वो करो, उस टाइप की नहीं। दे शुड बी ए फेयर डिवीजन। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोविजनिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। जो भी है, जैसे विमेन अगर मेंस्ट्रुएशन है तो वो उस तरह के कुछ रेस्ट हाउसेज भी होने चाहिए उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, उनको जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह की जरूरत है वो मिलने चाहिए। देन नेक्स्ट इज की वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एटलीस्ट पार्क में होनी चाहिए ताकि वहां जाकर कर सकें। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट एंड एडाप्टेशन ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेटेजीज। तो ये तो फिर वो लॉन्ग टर्म चीजें हैं कि हम कैसे इस हीट वेव्स को थोड़ा कम करने पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग ये जो भी टॉपिक्स हैं इस टाइप के, जैसे हीट वेव्स टाइप के टॉपिक्स या अर्थक्वेक टाइप के टॉपिक्स, ठीक है, फ्लड टाइप के टॉपिक्स, ठीक है, मैं रिवर के फ्लड्स की बात कर रहा हूँ, अर्बन फ्लड नहीं, वो हम मीन्स 450 में कवर कर चुके हैं। इस टाइप की चीजों पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे बहुत जल्द, और चलता रहेगा ये थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो आपके दिमाग में इतना कंटेंट होगा और कई बार चीजें रिपीट भी होंगी, हम इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार रिवाइज करेंगे कि आपको लास्ट में वो प्रेशर फील नहीं होगा कि मुझे रट्टा मारना है, कुछ नहीं। आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा कि ये सारे पॉइंट, ये जो भी पॉइंट्स है ना, खासकर इस आर्टिकल में, सब नेचुरल है एकदम। ये बेसिकली आपके दिमाग में अपने आप आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इनमें जो आपको याद करने की जरूरत हो। ओके, सो रेगुलर देखते रहिए एंड डू सब्सक्राइब दी पेड कोर्स, क्योंकि शायद इस मंथ के बाद,
ओके 31 जुलाई के बाद ये सारी चीजें मूव कर जाएंगी ऑन दी एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, उस टाइम यूट्यूब पर उसके बाद सिर्फ आपको यूट्यूब पर न्यूज़पेपर ही प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।